बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। सब लोग लाइन से जुड़े हो तो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था कि याद कर लेंगे, और उसमें अब के अहवाल हैं, जद्द के अहवाल हैं, और औलादुल उम यानी अख्ल उम और उख्तल उम के अहवाल हैं। ये सब आप लोगों ने याद कर लिया है, और जैसे मैंने मश्क करने के लिए बताया था मश्क कर लिए हो। मश्क करने का मतलब यह है कि याद करने की चेकिंग की आपको याद है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं एक ज़ौज की हालत और लिखाने के बाद तो फिर मैं कुछ मश्क दूंगा और उसे हल करने के लिए बोलूँगा। तो जब आप लोगों को याद रहेंगी बातें, फार्मूले याद रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये सब अहवाल ये फार्मूलाज की हैसियत रखते हैं, है ना। तो अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो फिर आप सवाल हल कर पाएंगे, वरना नहीं हल कर पाएंगे। तो लिख करके याद कर लियो हो उसको। चलो ठीक, अच्छी बात। हाँ, बस उतना ही। अब जद और औलादुल उम इतना ही याद कर लो। भी एक का मैं लिखा दे रहा हूँ, फिर मैं तुरंत 2-4 मश्क बोलता हूँ और चेक करता हूँ कि देखें कि कुछ पल्ले पड़ी बात की नहीं। ठीक है। तो जब आप चेक कर रहे थे रफ में लिख करके तो करेक्ट उतर रहा था ना पूरा। हाँ, मैंने चेक करने के लिए कैसे बताया था, कहा था कि आप लिखिए और उसको फिर से कॉपी से मिलान कीजिए कि देखें हमारा सही है कि नहीं। चलो कोई बात, चलिए कोई बात नहीं, मेरा याद है ना। मेन मकसद है याद होना। नंबर 5 लिखो, अज़्ज़ौज। नंबर 5 में अज़्ज़ौज। लहू हालतान। शौहर की 2 हालतें हैं। जाहिर है, सुनो, अगर बीवी का इंतकाल होता है तो उसका शौहर है तो उसे कितना मिलेगा। बीवी के पास या तो कोई औलाद होगी या तो नहीं होगी, 2 ही हालत होगी। और बीवी के पास औलाद होने के लिए ज़रूरी नहीं कि इसी शौहर से हो, उसके दूसरे शौहरों से भी औलाद उसकी हो सकती है, कि नहीं हो सकता है ऐसा। तो अगर बीवी के पास औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती ये सब मौजूद हैं तो शौहर को मिलेगा 1/4 रुबा हिस्सा मिलेगा। और अगर बीवी के औलाद नहीं है, औलाद से मुराद वहां क्या है, बेटा बेटी पोता पोती, भले वो निचले दर्जे के हों, ठीक है ना। तो औलाद अगर बीवी के पास नहीं है तो शौहर को निस्फ हिस्सा मिलेगा, यानी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा उसको। तो इसी चीज को लिख लो। नंबर 5 के हेडिंग आपने डाला है अज़्ज़ौज, और उसके आगे पीछे कहीं आपने लिख लिया लहू हालतान, यानी शौहर की 2 हालत है। नंबर 1 लिखो, अल अव्वल। नंबर 1, अन्निस्फ़ु इंदा अदमिल वलद व वलदिल इब्न। वलदुल, अच्छा लिखो पहले, अन्निस्फ़ु इंदा अदमिल वलद, इंदा अदमिल वलद, अदम के माने ना होना, वो वलदिल इब्न, वलद से मुराद यहाँ बेटा बेटी है, और वलदुल इब्न से मुराद लड़के के बेटा बेटी है, यानी पोता पोती। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि जब मैं इस फ़राइज़ के इस्तिलाह में जब वलद बोलूंगा तो इससे आप बेटा बेटी दोनों समझोगे, ठीक है।
व इन सफल, व इन सफल, अगरचे वलदुल इब्न निचले दर्जे के हो, यानी पोता नहीं पड़ पोता हो या पड़ पोती हो। निचले दर्जे के समझते हैं ना, पोता पोती। जैसे मान लीजिए किसी के बेटे का बेटा या बेटी हो तो ये पोता है, और पोते का बेटा या बेटी हो तो ये भी उसके लिए पोता पोती होते हैं, लेकिन उससे निचले दर्जे के हो जाते हैं। आप ब्रैकेट में इसको बोल लिख सकते हैं इंदा अदमिल फरा। अच्छा, इनका बेटा बेटी पोता पोती को फराइज के इस्तिलाह में फरा भी बोलते हैं। हम वलद और वलदुल इब्न ना लिख करके हम फरा भी लिख सकते हैं कि फरा की अदम मौजूदगी में निस्फ मिलेगा, ऐसा भी इख्तिसार के साथ कह सकते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, फरा फुरू उसूल और हवाशी इससे पहले पढ़े हैं ना। नसब में जब मैं नसब की तफसील पढ़ाया हूँगा, असबाबुल इस्म में नसब निकाह वाला 3 पढ़ाया है ना, नसब निकाह वाला। तो नसब में उसूल फुरू और हवाशी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया है। तो वहां फरा से मुराद बेटा बेटी पोता पोती ही तो है, और कौन है? आप उर्दू में इसकी याद करने के लिए लिख सकते हैं फरा की अदम मौजूदगी में 1/2। फरा की अदम मौजूदगी में 1/2। नंबर 2 लिखो, वर्रुबु मअल फरा, वर्रुबु मअल फरई। फरा के आगे बैनुल कौसर में लिख लो मअल वलद व वलदिल इब्न व इन सफल। मअल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो वो सब फरा में वो सब आ जाते हैं ना, नीचे तक आ जाते हैं। जब फरा आप लिख लेंगे और फरा की तफसील में पढ़ेंगे तो सब निचले दर्जे के सब शामिल होते चले जाएंगे, लेकिन वलदुल इब्न में निचले दर्जे के शामिल नहीं होते हैं। नहीं, ऐसे लिखने से वलदुल इब्न के माने होता है बेटे की बेटे बेटियां। तो इसमें पोते के बेटे बेटियां कहां है? इसमें समझ गए? आप इख्तिसार के साथ अगर आप शार्ट लिखना चाहें, अगर आप फरा का मतलब समझते हैं पहले से, तो नंबर 1 में आप ऐसा भी लिख सकते हैं अन्निस्फु इंदा अदमिल फरा। नंबर 2 में अर्रुबु मअल फरा। बस इतना ही शार्ट लिख सकते हैं आप। क्यों जी आफाक? ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2 मसला बोलता हूं, फिलहाल अभी 2, और अभी उसको हिस्सा 2, किसको कितना कितना मिलेगा। एक बात ये भी जान लो, अगर मैंने जिनके अहवाल नहीं लिखाए हैं अभी, उनके नाम आते हैं तो उन्हें आपको टच नहीं करना है अभी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं जैद का इंतकाल हुआ और उसने अपनी एक बीवी छोड़ी, एक बाप छोड़ा और एक बेटी छोड़ी है, तो किसको कितना मिलेगा? तो जाहिर है अभी मैंने बेटी का पढ़ाया नहीं आपको, तो आपको इसे हिस्सा नहीं देना है, लेकिन जिसको जिसको मैंने पढ़ा दिया है उसको हिस्सा देना है अभी। मेरी बात समझ रहे हो ना? और इसके लिखने के लिए लिखा जाता है अलमय्यित, और अलमय्यित में ता लंबी कर दी जाती है ताकि उसके नीचे उसके वारिसीन को लिखा जा सके। कभी ऐसा कुछ देखे हो, लगाए हो इस तरह कुछ?
अच्छा, अलमय्यित लिखो, अलमय्यित में ता खूब लंबी कर दो, पूरी लाइन खींच दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अलमय्यित में तो अलमय्यित इस वजह से लिखा जाता है कि यार मरने के बाद ही तो हिस्सा मिलता है, तो हिस्सा लेने के लिए पहले किसी को मारना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप कत्ल कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब मरना जरूरी होता है उसका। क्या ख्याल है? वरना जिंदा आदमी है तो उसके वारसीन हिस्सा नहीं पाएंगे। जब आदमी जिंदा है तो वो लेगा कि उसके वारसा लेंगे। तो आपने लिखा अलमय्यित, लिख लिया। चलो मय्यित, भाई देखो यहाँ मैं ऐसे किसी का नाम बोल दूंगा और वो नाम महज इत्तेफाक होगा, मैं किसी का नाम जहन में रख करके नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी का नाम मैच कर जाएगा तो बुरा नहीं मानेगा उसको। क्या ख्याल है ना? हाँ, तो मय्यित के ऊपर लिख लो आयशा। जैसे मान लीजिए मरने वाली कोई औरत है आयशा, और ता के नीचे लिखो जौज। लिखा। अब 1 इंच 2 इंच जगह छोड़ करके लिखो अब, नीचे ही उसी लाइन में सामने नहीं, जौज के नीचे नहीं, जौज के सामने, लेकिन थोड़ी जगह छोड़ करके लिखोगे। फिर उसी के सामने जौज लिखे, फिर उसके सामने लिखो अब, लिखे, फिर अब के सामने लिखो इब्न, उसी लाइन में। इसका मतलब हुआ ये जो नीचे लिखाए जा रहे हैं ना, ये रिश्ते हैं। अब आप जौज अब इब्न का भी कोई नाम दे सकते, हेलो, जौज अब इब्न का कोई नाम भी दे सकते हो, लेकिन यार यहां नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या फायदा बार बार नाम ढूंढने की? क्या ख्याल है? तो इसका मतलब यह हुआ कि आयशा एक औरत है, उसका इंतकाल हो गया, अब उसके वारसा में से उसका शौहर है, उसका बाप है, उसका बेटा है। ये जौज किसका जौज? जौजुल मय्यित, अबुल मय्यित, इब्नुल मय्यित, ये मुराद है। ये नीचे वाले जितने रिश्ते हैं सब मुजाफ होंगे, और मय्यित क्या होगा? मुजाफिल है। जौज से मुराद क्या है? किसका जौज? जौजुल मय्यिती, अबुल मय्यिती, इब्नुल मय्यित। एक का इंतकाल हुआ और उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा, बाप को छोड़ा और बेटे को छोड़ा। तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा? अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने सबका नहीं पढ़ाया है इसमें, लेकिन जिसका पढ़ाया है उसको तो हिस्सा दो। चलो जौज को कितना मिलेगा? एक बटे 4 मिलेगा जी, क्योंकि जौज की 2 ही हालतें हैं। या अच्छा, इसमें देखो मय्यित की कोई औलाद है कि नहीं? बेटा है ना, तो जब उसकी औलाद है तो शौहर को कितना मिलेगा? फरा की मौजूदगी में। इब्न जो है ना, इब्न जो है ये फराउल मय्यित है, तो जौज को कितना मिलेगा? 1/4। अच्छा, अब को कितना मिलेगा? बाप। जितना हिस्सा मिलना होगा ना, उसके हालात तुरंत जाओगे कि उसकी कितनी हालतें हैं और मैच करोगे कौन फिट हो रहा है। तीन हालत है जी। पहले है अल-फर्जुल मुतलक व हुवा सुदुस, बेटा पोते की मौजूदगी में 1/6 मिलेगा बाप को। आफाक बात समझ में आ रही है? तो बाप को कितना मिलेगा? 1/6। अच्छा, बेटे के नीचे अभी कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि मैंने बेटे का भी कुछ लिखा है नहीं। वैसे जान लो बेटा असबा होता है, यानी जायदाद जितनी खत्म हो जाए, जो बाकी बची हुई जायदाद होती है वो बेटे को मिल जाती है। तो ये कैसे मालूम होगा कितना बचा? अब 1/6
4 जोड़ लोगे और 1/6 जोड़ लोगे तो पता चल जाएगा कितना खर्चा हुआ। जितना खर्च हुआ और उससे बाहर हो जाए कितना बचा, तो उतना बचा हुआ बेटे को मिल जाएगा। लेकिन बेटे को भी कुछ लिखना नहीं है। मैंने क्या बताया, जिसका मैंने अभी नहीं पढ़ाया उसको छेड़ना नहीं है तुम लोग, वरना अभी उलझ जाओगे। अभी मैं बताने लगूं सारी बातें एक साथ जब बता दूंगा ना तो जहन उलझ जाएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं धीरे 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 इसको पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा इसे। आपको लगेगा कि इससे आसान फन दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं कल के लिए सिर्फ मैं मश्क बोलूंगा बस, ठीक है। और कल आप लोग ये करेंगे कल कि जितना मैंने लिखा दिया है फिर से याद करके आओगे इसको, ठीक है ना।